हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय है दोस्तों। और आपको पता होगा क्लास 11th फिजिक्स में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी दोस्तों बर्नौली का प्रमेय का कथन आ जाता है और सूत्र 2 नंबर में। और दोस्तों यदि आपके सिलेबस में यदि इसमें से दोस्तों यदि क्वेश्चन आएगा है ना 4 नंबर का, तो दोस्तों पूरा व्यंजक भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अपन सबसे पहले बर्नौली का प्रमेय क्या है कि दोस्तों जब कोई आदर्श द्रव अर्थात आसयन और असंपीड्य द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। मतलब उस पर दोस्तों क्या दाब है ना, उस पर दोस्तों गतिज ऊर्जा और उस पर स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, नियत होता है। मतलब दोस्तों जितना ऊर्जा एक बिंदु पर होगा उतना ही ऊर्जा दोस्तों दूसरे बिंदु पर भी होगा। तो बर्नौली का प्रमेय क्या है कि किसी भी बिंदु पर, मतलब एक आपके पास नली है दोस्तों, इस पर आसयन द्रव क्या हो रहा, बह रहा है, धारा रेखी प्रवाह से दोस्तों बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों आयतन है ना, कुल क्या होता है दोस्तों, एकांक आयतन कुल ऊर्जा नियत होती है। मतलब ये जो आपका एक आसयन नली है दोस्तों, आसयन द्रव बह रहा है, इसमें एक आदर्श नली है ना, ये भी एक नली है दोस्तों, है ना। इसमें कोई आसयन द्रव बह रहा है, तब उस पर दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन पर है ना, उस पर ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। यही दोस्तों बर्नौली का प्रमेय है। इसमें हमने क्या लिखा है, दाब धन दोस्तों, यहाँ पे गतिज ऊर्जा एक प्रकार से ये स्थितिज ऊर्जा है, और दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वो नियत होगी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर लगभग समान होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका आप चित्र बना लीजिए और इसका अपन प्रमाण करते हैं कि प्रमाण कैसे करना है। क्लियर है। तो दोस्तों आपको जैसा कि चित्र दिख रहा होगा, इसके प्रमाण में जो माना लिखना है उसको मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूं कि माना ए बी एक क्या है दोस्तों, असमान परिच्छेद वाली नली है। असमान क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चौड़ा है और यहाँ पर सकरा है। तो ए बी एक दोस्तों असमान परिच्छेद वाली एक नली है जिसमें डी घनत्व वाला कोई आदर्श दोस्तों क्या हो रहा है, बह रहा है, धारा रेखी प्रवाह से बह रहा है। माना सिरे ए पर द्रव का वेग v1 है तथा दोस्तों सिरे ए पर दाब कितना है, p1 है, और ए के परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 है। इसी प्रकार दोस्तों सिरे बी पर द्रव का वेग v2 है ना, दाब p2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a2 है। ठीक है, सिरा ए है ना, तल से ऊंचाई h1 ऊंचाई है तथा सिरे बी की तल से h2 ऊंचाई है। इतना दोस्तों आप लोगों को पता हो गया, इतना माना लिखना। एक बार पुनः मैं माना बता देता हूं कि माना ए बी असमान परिच्छेद वाली एक दोस्तों नली है। ए बी असमान परिच्छेद वाली एक क्या है, नली है, जिसमें डी घनत्व वाला कोई द्रव है ना जी, क्या दोस्तों, डी घनत्व वाला कोई द्रव आसयन द्रव धारा रेखी प्रवाह से बह रहा है। नली के सिरे ए पर दोस्तों द्रव का वेग v1 है तथा द्रव पर दाब p1 है। और दोस्तों यदि बात की जाए इस नली के परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो ए सिरे ए के परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 है तथा सिरे बी पर द्रव का वेग v2 है, द्रव पर लगने वाला दाब p2 है, और क्षेत्रफल दोस्तों इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल है a2 है। क्लियर दोस्तों। अब आगे लिख सकते हैं कि नली के सिरे ए की ऊंचाई h1 है तल से, है ना, पृथ्वी तल से, जमीन के तल से दोस्तों कितना है, औसत ऊंचाई पृथ्वी तल से h1 है, और सिरे बी की ऊंचाई पृथ्वी तल से h2 है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अब हम निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब सिरे ए पर और सिरे बी पर किया गया कार्य। तो कार्य की गणना के लिए दोस्तों आपको चाहिए बल और क्षेत्रफल। तो पहले बल निकालेंगे दोस्तों कि सिरे ए पर लगने वाला बल, सिरे ए पर लगने वाला बल, बल क्या होता है दोस्तों, आप बता सकते हैं, दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दाब गुणे, गणितीय व्याख्या कर रहे हैं अपन, शॉर्टकट में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि व्यंजक थोड़ा सा लंबा है। तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल, तो दाब सिरे ए पर कितना दोस्तों, p1, और क्षेत्रफल a1। तो ये हो गया दोस्तों आपका, है ना, कितना बल लग रहा है, p1 a1। अतः दोस्तों आप लिख सकते हैं, अतः सिरे ए पर, अतः सिरे ए पर प्रति सेकेंड, है ना, क्या दोस्तों, प्रति सेकेंड
प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य कार्य क्या होता है दोस्तों? W1 बराबर, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर दोस्तों V से संबंधित है, तो W1 बराबर दोस्तों बल कितना आपका P1A1 है ना, और दोस्तों विस्थापन यहाँ पर कितना है V1 है। क्लियर? इतना आ गया दोस्तों। ये किस सिरे पर आया? सिरे A पर दोस्तों प्रति सेकेंड, सिरे A पर प्रति सेकेंड बहने वाली या प्रवेश करने वाली द्रव पर किया गया कार्य। अब दोस्तों सिरे ए से तो द्रव प्रवेश करेगा, बी से निकलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको सेम लिखना है, इसी प्रकार लिखना है। इसी प्रकार कहां से दोस्तों? सिरे बी से प्रति सेकेंड, अब यहां से प्रवेश नहीं करेगा, निकलेगा, निकलने वाले दोस्तों द्रव पर किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? सिरे बी पर सेम होगा, केवल आपका क्या चेंजेस होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। W2 बराबर कितना हो जाएगा? तो W2 बराबर हो जाएगा, बल कितना लगेगा P2A2, और दोस्तों विस्थापन कितना लगेगा V2। क्लियर है ना? तो दोस्तों कार्य कितना किया जाएगा? P2A2 और V2। क्लियर दोस्तों? इतना हो गया। ये सिरे बी पर हो गया। सिरे ए पर कितना आपका है? तो यहाँ पर देख सकते हैं P1A1 V1, और सिरे बी पर दोस्तों द्रव पर किया गया कार्य कितना हो गया? W2 बराबर आपका हो गया P2A2 और V2। अब दोस्तों मैं कहूं कि द्रव पर किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो दोस्तों डिफरेंस निकाल देंगे। द्रव पर किया गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो अधिक होगा तो सिरे ए पर अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो डेफिनेट है, क्योंकि चौड़ाई अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है, तो W1 माइनस W2 ऐसा कर दिया अपन ने। तो W1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? P1 है, A1 V1 है, माइनस P2 है, A2 V2 है। अब दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, कुछ फैक्ट है ना, तो अभी अपन कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पर से कॉमन दोस्तों कुछ भी तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अविरतता का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। अविरतता के सिद्धांत से जिसे दोस्तों सांतत्य समीकरण भी कहते हैं, सिद्धांत से दोस्तों जो A1 V1 और दोस्तों जो A1 V1 है हमेशा A2 V2 के बराबर होता है, जिसको दोस्तों अपन कुछ भी मान सकते हैं, है ना, तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो A1 V1 दोस्तों A2 V2 के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो A1 V1 होता है ये किसी एक बिंदु पर है, और A2 V2 दोस्तों ये किसी दूसरे बिंदु पर है। तो प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों ये आपका क्या है? यहाँ पर ये क्या है? क्षेत्रफल है, और यहाँ पर दोस्तों V वेग है, मतलब उसके एकांक क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा दोस्तों समझिएगा। A1 V1 घनत्व से संबंधित है, तो घनत्व कर दिया अपन ने, क्योंकि ये आयतन हो गया टोटल, कितना आयतन? घनत्व। ठीक है, तो A2 V2 D, और घनत्व गुणे आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तब दोस्तों A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर हम लिख सकते हैं M/D। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू दोस्तों अपन को रखना है, इसलिए अब ऐसा कर रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? W बराबर A1 V1 के जगह लिख देना M/D, है ना, और माइनस P2 A2 V2 के जगह भी लिख देना है M/D। देखिए ना यहाँ पर A2 V2 और A1 V1 रख दिया अपन ने। अब दोस्तों W बराबर आपका कितना आ गया? P, यहाँ पर कैंसिल करिए, P1 माइनस P2, और दोस्तों M/D क्या आ गया? कॉमन आ गया। इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 या 2 जो भी देना हो आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोस्तों किया गया कार्य आया आपका, किया गया कार्य कि द्रव पर कितना कार्य किया जा रहा है।
अब दोस्तों हमको गतिज ऊर्जा निकालना है और इसके बाद स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं अपन और स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे दोस्तों? सिरे ए पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाली द्रव की गतिज ऊर्जा दोस्तों K1 हो गया, है ना, K1 हो गया गतिज ऊर्जा K1, और दोस्तों सिरे बी के लिए K2 हो गया गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है? 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों? 1/2। तो 1/2 m यहाँ पर V1 होगा, क्योंकि दोस्तों सिरे ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1/2 और V2 होगा, क्योंकि सिरे बी की बात कर रहे हैं। बेग अलग अलग है दोस्तों। अब मैं यदि कहूं कि द्रव की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? तो आप ही बताइए गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। अंतिम में से पहले को घटा दें, क्योंकि दोस्तों अंतिम जो सिरा हुआ थोड़ा सा सकरा है, वहां पर गति अधिक होगी। तो यहां पर कर सकते हैं 1/2 mv1² और mv2², 1/2 mv1²। अब दोस्तों दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, तो 1/2 m हो गया और v2² माइनस v1²। ये दोस्तों आपका आ गया समीकरण 2। जरूरत पड़ेगा, ये आपका आ गया गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ गया। ठीक है ना, तो ए सिरे पर गतिज ऊर्जा इतना, बी सिरे पर गतिज ऊर्जा इतना, और दोस्तों गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो आपका ये आ गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 जो आया इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और समीकरण जो 2 आया इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब अपन को दोस्तों देखना है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। देखिए दोस्तों, सिरे ए से प्रति सेकंड अपन स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल रहे हैं। तो सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाली स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला क्या होती दोस्तों? mgh। अब दोस्तों H1 होगा, क्यों? क्योंकि U1 मतलब सिरे ए की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सिरे ए की ऊंचाई आपकी H1 थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में अपन ने डायग्राम सबको समझा दिया था कि यहाँ से ऊंचाई H1 है, यहाँ से ऊंचाई H2 है, यहाँ पर भी एक V1 है, V2 है ना, A1 क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्रफल A2 है, दाब P1 है और दाब यहाँ पे P2 है। तो ये सारी चीजें डायग्राम के माध्यम से ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा? सिरे बी से प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा दोस्तों mgh2 हो जाएगी, है ना। सिरे ए पर प्रवेश कर रही है और सिरे बी पर क्या हो रही है दोस्तों? निकल रही है। अब मैं यदि कहूं कि ऊंचाई H2 ज्यादा है, ऊंचाई H2 ज्यादा है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा दोस्तों H2 में यहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है आपको। द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में क्या दोस्तों? वृद्धि। तो समझिए कितनी हो जाएगी? U2 माइनस U1, कुल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा? mgh2 माइनस mgh1। दोनों में से दोस्तों mg कॉमन ले लें, तो H2 माइनस H1। ये आपका आ गया दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई आपकी ये। अब दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि द्रव द्वारा कुल किया गया आकार और उसमें कुल कितनी ऊर्जा लग रही है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा समझिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है मेरे भाइयों? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है दोस्तों? द्रव के गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव के गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और धन दोस्तों द्रव के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। क्लियर दोस्तों? तो द्रव के गतिज ऊर्जा में वृद्धि और द्रव के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब समीकरण 1 से कुल किया गया कार्य था P1 माइनस P2 और m/d, और गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि थी दोस्तों? समीकरण 2 से 1/2 m और कितना था? v2² माइनस v1²। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि आई? तो mgh2 माइनस h1। क्लियर दोस्तों? इतना क्लियर हो गया।
अब दोस्तों एम 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 हर जगह से एम कैंसिल मेरे भाई, तो कितना बचेगा आपका P1 माइनस P2। एम एम तो कैंसिल और डी को पक्षांतर कर देंगे तो 1/2 डी का गुणा हो जाएगा, है ना। और दोस्तों एम एम तो कैंसिल हो गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी का मल्टीप्लाई डी H2 माइनस H1। क्लियर दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गई है आपकी। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 डी V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डी V1 स्क्वायर प्लस दोस्तों डी H2 माइनस डी H1। ये हो गया आपका। अब दोस्तों 1 को एक साइड ले आओ तो P1 प्लस 1/2 डी V1 स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो क्या है दोस्तों, जी। तो अच्छा करिए जी कर दीजिए और यहाँ पर भी जी कर दीजिए और DGH1 कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इधर आकर DGH1 हो जाएगा और ये जो P2 है उधर जाएगा P2 प्लस 1/2 डी V2 स्क्वायर और दोस्तों प्लस DGH2। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या देखा कि प्रारंभिक बिंदु पर जो टोटल ऊर्जा है और अंतिम बिंदु पर जो टोटल ऊर्जा है दोस्तों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और यही दोस्तों बर्नौली का प्रमेय है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आपका P प्लस 1/2 डी V स्क्वायर प्लस DGH बराबर एक नियतांक, मतलब प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो ये आपका व्यंजक कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों यहाँ DGH2 है और यहाँ पर DGH1 है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब पूरा का पूरा विधिवत कर लेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था बर्नौली का प्रमेय। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक देता हूँ, इसके बाद डायग्राम बना लीजिए, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका एक गणितीय व्याख्या हो गया था। सेकेंड पॉइंट दोस्तों अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना, W2 से। इसके बाद दोस्तों ये रहा और इसके बाद आपका किया गया कुल गतिज ऊर्जा में वृद्धि और इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका क्या था, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा लंबा है यार, लेकिन आप लोगों को जरूर ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको मिला होगा। और आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।